नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए। जिस हिंदुस्तान का नक्शा हम देखते हैं और जिसके तरफ देख के हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, उस नक्शे में पूरा हिंदुस्तान नहीं है। हम जिस कश्मीर को हमारा कश्मीर कहते हैं और वो कश्मीर हमारा होने पर हमको नाज है, जो कश्मीर के लिए हम कहते हैं कि हम जान भी देने को तैयार है, उसी कश्मीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और वो भी जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद भारत का संपूर्ण नक्शा भले ही हम छापते हो लेकिन वो वास्तव में नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इसके लिए कोई आवाज अब उठना बंद हो गई है। कहीं कोई बोलता नहीं है, ना कोई इस पर चर्चा होती है और इसको वापस हिंदुस्तान में लेने की तो बात ही नहीं होती है। ऐसे में आखिर हम अपने ही नक्शे को केवल देखकर दिल बहलाएंगे और वास्तव को नकारेंगे तो उस कश्मीर का क्या होगा, हिंदुस्तान के जिगर के उस टुकड़े का क्या होगा जो पाकिस्तान ने हड़पा रखा है। और पाकिस्तान ना केवल उसको हड़पा के रखा है बल्कि चाइना को उसका महत्वपूर्ण हिस्सा भी दे रहा है और लगता है कि अमेरिका को भी वहां पर बेस बनाने के लिए कुछ हिस्सा दे देगा और ISIS जैसी आतंकवादी संस्थाओं के लिए भी कश्मीर में एंट्री करने का बड़ा गेटवे वहां से हो सकता है। ऐसे में हम आज बिंदास बोल में सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हिंदुस्तान के एक महत्वपूर्ण टुकड़े को, हमारे भूभाग को, हमारे भारत माता के एक अंग को, जिसको कि हम नक्शे में तो छापते हैं लेकिन वास्तव में हमारे पास नहीं है, उस पर बात कब करेंगे, उसको हम वापस कब लेंगे और इसके लिए हमारी क्या टाइम लाइन है, कितने दिनों में क्या एक्शन प्लान हम करने वाले हैं। क्या पाकिस्तान के साथ बातचीत में केवल हम यही कहेंगे कि आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना बंद करो, नहीं तो हम आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, नहीं तो हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। हम उनको यह क्यों नहीं कहते कि जिस कश्मीर को हड़प के रखा है वो कश्मीर जब तक वापस नहीं होगा हम पाकिस्तान के साथ किसी प्रकार की बातचीत नहीं करेंगे। क्रिकेट और बाकी डिप्लोमेसी तो दूर की बात है। आज के बिंदास में इसी पर बात करनी है। मुद्दे को पहले देखते हैं। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूं। जी हाँ, ये वही विलीनीकरण का कबूलनामा है जिसे महाराजा हरि सिंह ने भारत के सामने पेश किया था। इसी कबूलनामे में पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया था। ये वो वक्त था जब भारत की 565 रियासतें भारत में शामिल हुई थी। दरअसल भारत को आजादी मिलने के साथ ही भारत की सभी रियासतों को आजादी मिली थी। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए सभी रियासतों को आजाद घोषित कर दिया था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एशिया में अखंड भारत बने। इसीलिए उन्होंने बंटवारे का बम फोड़ा था। बंटवारे के बाद उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी 565 रियासतों को मिलाकर प्रगतिशील भारत का निर्माण किया। लेकिन अंग्रेज एशिया में अपने हित हमेशा बनाए रखना चाहते थे, जो जिन्ना के रूप में उस वक्त सबके सामने था। भारत आजाद हो गया था। 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र था। जिन्ना की नजर हमेशा कश्मीर पर थी। जिन्ना किसी भी तरह से कश्मीर को हासिल करना चाहते थे, इसीलिए जिन्ना ने कश्मीर में अपने कबाइलों को घुसा दिया। कबाइलों के साथ पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर में लूटपाट, चोरी और बलात्कार करने शुरू कर दिए। अत्याचार की ये कहानी पूरे कश्मीर में फैलने ही वाली थी। तभी भारतीय सेना ने दखल दिया और दुश्मनों को खदेड़ दिया। लेकिन कश्मीर के कुछ भाग पर पाकिस्तानियों का कब्जा हो गया। बस पाकिस्तान के इसी कब्जे को आज तक हम खत्म नहीं कर पाए। जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी कई पीढ़ियों ने भारत पर राज किया, लेकिन कभी हम गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान से वापस नहीं ले पाए। चाहे वो यूएनओ में नेहरू का कश्मीर मुद्दे को ले जाना या फिर शिमला समझौते के वक्त इंदिरा गांधी का टेबल पर पाकिस्तान के सामने घुटने टेक देना, हर मौके को ऐसे ही गंवा दिया। ऐसा नहीं नेहरू गांधी परिवार को ही पूरे कश्मीर को हासिल करने का मौका मिला हो। कारगिल युद्ध के वक्त अटल सरकार को भी ये मौका मिला था, लेकिन हम हर बार मौके को गंवाते ही रहे। इन मौकों को गंवाने का खामियाजा हमें हर बार भुगतना पड़ा। हर बार पाकिस्तान पूरे कश्मीर को हासिल करने के अपने मंसूबे को और मजबूत करने में कामयाब होता रहा। गुलाम कश्मीर की कश्मीरी परंपरा तक को पाक खत्म करने में लगा हुआ है। साथ ही साथ हमारे हिस्से वाले कश्मीर को भी सुलगाने में कामयाब होता रहा है। वो तो हमारी सेना की दिलेरी है जो बिना रात दिन की परवाह किए
पाकिस्तान से भेजे आतंकियों से कश्मीर को बचाए हुए हैं, मगर हमारे राजनेता ना तो सेना के जवानों के सिर काटने पर जागते हैं और न ही कश्मीर में बढ़ते अत्याचारों पर। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वहां की आबो हवा को खत्म करके आतंकियों के अड्डे बनाए गए हैं। हमारी धरती से ही हम पर हमले किए जा रहे हैं। हमारे कश्मीर में पाकिस्तान अपने गुर्गे बैठाए हुए हैं। इन पाकिस्तानी गुर्गों की सुरक्षा भी हम कर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी गुर्गे भारत में रहकर पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। इन आतंकियों का हम दिल्ली में बैठकर इनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं और आधुनिक अस्पतालों में इनका इलाज कराते हैं। पाकिस्तान हमारे घर में अपने एजेंटों से कश्मीर को हासिल कराने का षड्यंत्र रचता रहता है, मगर हम इस षड्यंत्र को खत्म करना तो दूर, इसको और बढ़ावा देते हैं। लेकिन अब जरूरत है कड़े कदम उठाने की, अपने कश्मीरी भाइयों के अत्याचारों का बदला लेने की, उन्हें फिर से वहां बसाने की और गुलाम कश्मीर को हासिल करने की, आतंकियों को उनके देश भेजने की और अखंड भारत के निर्माण की। आज हर देशवासी की यही आवाज है, हम हिंदुस्तानी, कश्मीर हिंदुस्तान का। ये मुद्दा है और इस मुद्दे पर हमको बिंदास बोलना है, क्योंकि ये हमारे देश का एक ऐसा विषय है, एक ऐसा मुद्दा है जो आजादी के बाद की सबसे बड़ी गलती के तौर पर मैं देख रहा हूं। ना केवल नेहरू की गलती, बल्कि उसके बाद जितने प्रधानमंत्री आज तक हुए हैं 2015 तक भी, उन सब ने इस विषय को क्यों गंभीरता से नहीं लिया। हमारे कश्मीर जो आज हमारे पास है, जो हमारा कश्मीर है, उस कश्मीर के बारे में पाकिस्तान दावे करता है, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाता है, वहां पर पाकिस्तान के झंडे लहराता है, लेकिन जो हमारा अपना कश्मीर है वो पाकिस्तान ने जो दबा के रखा है, इस विषय पर हम बात नहीं करते। ना सरकार, ना संसद, ना मीडिया, ना राजनेता, ना धार्मिक नेता क्यों मौन है? क्या यह मुद्दा हिंदुस्तान का टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या है आपका कहना? आप कॉल करके हमको बता सकते हैं, स्काइप कॉल भी कर सकते हैं, वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी प्रतिक्रियाओं को दे सकते हैं। पहले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर, मेरा नाम बालन सिंह गोरा है, मैं नैनीताल का हूँ। हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि इधर से तो आपका पाकिस्तान दबा रहा है, उधर से चाइना दबा रहा है, लेकिन हमारे देश को 67 साल आजाद हुए हो गए, लेकिन आज तक चाहे ये उत्तर का हो गया या पूरब का हो गया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ऐसा क्या कमी रहेगी कि हमारे देश में विश्व की 4थी नंबर की फौज हमारी है, सब कुछ हमारे पास होते हुए भी ये मंगल तक हम पहुंचने वाले 4थे देश बन गए हैं, अभी चाइना हमारे से पीछे है, तो आज तक ये हमारे हिस्से में क्यों नहीं आया? बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है, धन्यवाद। हम चांद पर पहुंचे हैं, मंगल पर पहुंचने की बात करते हैं, हम हमारे कब्जे के जो कश्मीर है, जो हमारा मालिकाना हक है, जो अंतर्राष्ट्रीय मैप में भी भारत का हिस्सा है, उसमें नहीं पहुंच पा रहे। दुनिया की इतनी शक्तिशाली सेना होने के बावजूद अगर हमारी ये स्थिति है, तो हम क्या करने के लिए सब कुछ पाल रहे हैं? हमको वो चित्र दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए। ये भारत का वो नक्शा है जिस नक्शे को हम हमारा देश का राजनीतिक नक्शा कहते हैं। इसमें जो ऊपर का हिस्सा है जहां पर गुलाम और हरा रंग है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। हालांकि हम इसको भारत का नक्शा के तौर पर दिखाते हैं, दिखाते भी रहेंगे और दिखाने का समर्थन भी करेंगे। दुनिया की कुछ शक्तियां या कभी गूगल या कभी विकिलीक्स इसको गलत छाप देती है, तो हम उसके ऊपर सब टूट पड़ते हैं और आगे भी पड़ेंगे। लेकिन मित्रों, वास्तव यह है कि ये जो गुलाम लिखा हुआ हरे रंग का हिस्सा है, ये आज भारत में नहीं है। ना केवल वहां पर, बल्कि उसके साथ अस्काई चीन भी जो है वो भी हमने चाइना को दे दिया है। बल्कि हम चाइना के नाम वाला ही शब्द यूज करते हैं, अक्साई चीन, जबकि उसके लिए हमारे पास पारंपरिक पुरानों का नाम भी है, लेकिन हम उसको भी नहीं लेते। नीचे जो दूसरा हरा रंग दिख रहा है, वो भी हरा रंग धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये नेहरू की गलती भले ही रही हो जिसके कारण ये समस्या आई, लेकिन इस गलती को सुधारने का प्रयास देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं किया, यह सवाल तो बनता है। और हर प्रधानमंत्री आज का और आने वाला इसके प्रति जिम्मेवारी के साथ व्यवहार करे और अपना एक्शन प्लान बनाए, यह आज का कार्यक्रम से हम आह्वान करते हैं। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। हाँ, जय हिंद सुरेश जी, जय हिंद, नमस्कार। बोलिए। हाँ सुरेश जी, अशोक पंचाल दिल्ली सादरा से बोल रहा हूँ।
हाँ सुरेश जी, मैं ये जो आजाद कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, गुलाम कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये गुलाम कश्मीर तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान में जो कश्मीर है उसके बारे में भी हम लोगों को डाउट है। तो नहीं, अब कोई इसका डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं, धन्यवाद, कोई डाउट नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं जाने देंगे। भारत की सेना उतनी शक्तिशाली है, सामर्थ्यशाली है, और कश्मीर को कभी जाने नहीं देंगे। सेना तो क्या, हिंदुस्तान का एक एक बच्चा बच्चा उसके लिए खड़ा रहेगा। लेकिन हिंदुस्तान की आज की पीढ़ी को ये ऐसा कुछ हमारे कश्मीर के बारे में, गुलाम कश्मीर के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि कितने साल पहले कभी भारत के संसद ने विशेष प्रस्ताव पारित करके ये कहा था कि इस कश्मीर को हमको वापस लेना है, लेकिन प्रस्ताव तो पारित हो गया, कागजों और फाइलों में दब गया, लेकिन इस भूमि पर पाकिस्तान ने कब्जा करके दबाया हुआ है, उसके प्रति बात नहीं हो रही है। और इसलिए बिंदास बोल हम आपके सामने लेकर आए हैं, और भारत सरकार, सेना, रक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों को विभिन्न फोरम पर देश की सीमाओं की रक्षा के बात करने वाले फोरम को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और जो ऐसे कार्यक्रम होते हैं उनको हम कहेंगे, बल्कि इस कार्यक्रम से आह्वान है कि आप अपने यहां पर इस कार्यक्रम की इस समस्या का जिक्र जरूर करें। कॉलर, जय हिंद, बोलिए क्या कहना है आपको? जी चमार सर, जय हिंद। हाँ जय हिंद सर, इसके बारे में कहना चाहता हूँ, काफी अच्छा प्रोग्राम है आपका जो चल रहा है, और यही उम्मीद करता हूँ इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि ये हमारा जो मुद्दा है धारा 370 का, आर्टिकल 370, जैसा कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब कहते हैं, वैसा इस तरीके से कुछ ठोस कदम उठाए जाए तो मेरा मानना है कि हमारे देश में कुछ काफी हद तक जम्मू कश्मीर की समस्या हल की जा सकती है। लेकिन गुलाम कश्मीर विषय का और 370 का कोई संबंध नहीं है। जी माफी चाहूंगा, लेकिन हाँ उस संपर्क में जो अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है, धन्यवाद, जो गुलाम कश्मीर है जो पाकिस्तान में कब्जा हुआ है, ये तो हमारा हिस्सा है। जैसे आपका कोई खेत है और अगर पड़ोसी उस पर किसी कारणों से कुछ समय के लिए कब्जा भी कर ले, तो आखिर आप उसको कभी ना कभी वहां से खदेड़ेंगे ना, अपने कब्जे की, अपनी मालिकाना हक की जमीन को लेंगे ना। हम इस बारे में बोलते ही नहीं है, चर्चा ही नहीं होती है, बल्कि हिंदुस्तान में एक दिन भी ऐसा मनाया नहीं जाता जो गुलाम कश्मीर को याद देने के लिए मनाया जाना चाहिए। कोई ऐसा दिन निकालना चाहिए जिस दिन ये हमसे छीना गया था, उस दिन को हम तब तक मनाते रहे जब तक हम इस गुलाम कश्मीर को आजाद कश्मीर का, भारत के कश्मीर का नहीं घोषित करते। अगले कॉलर, जय हिंद। जी नमस्कार सूरज जी, मैं अजय बोल रहा हूँ बैंगलोर से। बोलिए। ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने काफी सुना है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को, उन्होंने सीधा सीधा बोला है इसका सिर्फ एक मिलिट्री सोल्यूशन ही है, जो कि जितने रिटायर्ड मिलिट्री वाले हैं उनको आर्मी को पैसे दीजिए, असलाह दीजिए और वहाँ पे भेजिए, यही एक सोल्यूशन है। और मुझे लगता है मोदी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अगर मोदी जी अपने इमेज सुधार रहे हैं अभी विदेश में आकर के, और जैसे वापस आएंगे और 2-3 साल को पूरे हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएंगे, वो अवश्य 370 धारा हटा करके मिलिट्री को पहले वहां पे तैनात कर बिल्कुल। और अगर मोदी नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, ऐसा जो देश का कहना है, ये मोदी के प्रति विश्वास का भाव है। और मोदी जी अपने टॉप प्रायोरिटी के लिस्ट में इसको भी ले ले, क्योंकि अब तक तो हम जमीन खोने के लिए हमारा बदनाम है देश, अब हम जमीन को वापस पाने के लिए भी संघर्ष करके अपने सामर्थ्य को दिखा दे, और हम अपने सामर्थ्य या हमारे सीमा को फैलाने की किसी हवस में ये आक्रमण नहीं करेंगे। हमारा ये आक्रमण रहेगा हमारे अधिकार का, हमारे नक्शे के अंदर के पाकिस्तान को जो दबा के रखा है उस कश्मीर को प्राप्त करने का। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दुनिया भी भारत के उसी नक्शे को मानती है जिस नक्शे में गुलाम कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ होता है। कॉलर, जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ सर, क्या कहना है आपको? हाँ सर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहूंगा सर, इस दर्शन चैनल चालू करने का आपने इतना जबरदस्त इस तरीके से उठाया है, जो एक नाशूर बना हुआ सर हमारे लिए, इस देश के लिए। उसका केवल एक ही रीजन समझता हूँ मैं, धारा 370। और ये धारा 370 जिस दिन खत्म मोदी जी खत्म कर देंगे, उस दिन कश्मीर की समस्या हल हो जाएगी सर। और इसके लिए आपका पुरजोर समर्थन चाहिए इस बात के लिए। वो तो है ही, हम तो केवल चैनल कार्यक्रम ही नहीं, कश्मीर के लिए तो जान भी देने के लिए हाजिर हैं, और किसी भी कीमत पर ये करके ही रहेंगे। लेकिन
पूरा देश इस वे पर बोले। हमारे देश के बच्चों को भी ये बताया जाए, जब हम भारत का नक्शा निकालने के लिए स्कूलों में बताते हैं, उनको ड्राइंग करने के लिए बताते हैं, शिक्षक लोग जो भी कार्यक्रम देख रहे होंगे या जो पालक या विद्यार्थी भी देख रहे होंगे, अपने शिक्षकों को कहे कि हमको जब भारत का नक्शा निकालने के लिए आप बोलते हैं, हम नक्शा निकालते हैं, तब ये जरूर बताए कि यहां पर एक हरा रंग पाकिस्तान का दिया जाए, जो हमारा कश्मीर है पाकिस्तान के कब्जे में है और हमको इसको वापस लेके रहना है। ये हम इस देश के बच्चे बच्चे को बताएं, इसलिए शिक्षक जाने। शिक्षक तो तब जानेंगे ना जब इसकी चर्चा होगी। ये चर्चा ही कहीं नहीं होती तो वो जानेंगे कैसे, ऐसी बातें पढ़ाएंगे कैसे, और बच्चे अगर नहीं समझेंगे तो कश्मीर के लिए लड़ेंगे कैसे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं चंद्र कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ बिहार से। सर जब तक सर हमारे राजनेता सेक्युलरिज्म का ये जो झूठा ढोंग अपना रहे हैं तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो गुलाम कश्मीर नहीं आजाद हो पाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी सेना सक्षम है उस एरिया को आजाद करवाने के लिए, लेकिन ये झूठ मूठ का हम लोग को उम्मीद था कि बीजेपी सरकार इस का ढोंग नहीं करेगी, पाकिस्तान को इसका जवाब पत्थर से देगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ये राजनेता के कारण हमारी सेना अभी मजबूर है, नहीं तो एक दिन में हम लोग लाहौर पे तिरंगा फहरा लें। बिल्कुल, धन्यवाद। हम आपके सामने स्क्रीन पर उस नक्शे को दोबारा दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को कश्मीर की समस्या के तौर पर विषय समझ में आए कि ये समस्या वो समस्या नहीं है जिसको आप अखबारों से पढ़ते हैं। ये समस्या वो नहीं है जो भारत का दूध पीने वाले और भारत पर ही फुनकार मारने वाले सांपों की बात हम करते हैं। ये समस्या है कश्मीर, जो पूरा जो नक्शा आप ऊपर देख रहे हैं हिमाचल के ऊपर का, यह हम भारत माता का मुकुट मानते हैं। भारत माता का मुकुट के बगैर ये भारत का शरीर जो है वो अधूरा है। लेकिन क्या ये मुकुट पूरा है? तो जवाब है नहीं। इसका बल्कि मेजर हिस्सा पाकिस्तान के पास है, चाइना ने दबाया हुआ है। और अब तो चाइना इस गुलाम कश्मीर के नीचे से जाकर अरबी समुद्र तक अपनी पहुंच बनाने वाली है। पाकिस्तान ने भी उसको वहां से एक बड़ा रास्ता दे दिया है, जिसके कारण उसके पश्चिम के हिस्से जहां तक उसको साजो सामान या खाने की चीजें पहुंचाने के लिए 10 गुना ज्यादा महंगी मेहनत करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ेगी। तो ना केवल यहां पर पाकिस्तान का हित है, बल्कि हमारे दूसरे दुश्मन चाइना का भी हित है। और अगर अहित किसका है तो हिंदुस्तान का हित है, और इसलिए इस पर बात बार बार करनी होगी। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सूरज जी। बोलिए। सूरज जी, मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम प्रसाद वालेकर है। हाँ सूरज जी, मेरा कहना ऐसा है कि अपना जो भारत देश है, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, वो तो बहुत बड़ा था। पूर्वी अफगानिस्तान तक अपना देश फैला हुआ था। गांधार जहाँ का देश है, वो अपनी जो गांधारी थी, महाभारत में गांधारी माता जो है वो गांधार से आया, गांधार की थी, ऐसा अपने जो पुराणों में लिखा है। तो ये अपना जो भारत देश का दुर्भाग्य पहले से रहा है कि पहले से हमारा देश टूटते गया है, इसके टुकड़े टुकड़े होते आ रहे हैं। तो इसके लिए जो है तो भारत का जो युवक है उसने त्याग करके खड़े होने की जरूरत है, ना कि सनी लियोन के जो फिल्म आ रहे हैं उसके देखने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी एक क्रांति करने की जरूरत है। सूरज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ वैजापुर से। मराठवाड़ा का एक ग्रामीण क्षेत्र है वैजापुर। हाँ, धन्यवाद। हमें ये कॉलर ने जो सनी लियोन का नाम लिया, तो उसके आधार पर मैं आपको बताऊं, मैं एक देशभक्त होते हुए भी ये दावा करता हूं कि हमारे देश की कितनी दुर्दशा है। सनी लियोन का नाम हिंदुस्तान में ज्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन गुलाम कश्मीर का नाम नहीं पता होगा। यह हमारी गंभीरता है, यह हमारे देश का खोखलापन है, या हमारी देशभक्ति की कमजोरी है, या कमी, जो हमें ये चीजें नहीं पता है। आज छोटे से गांव में जाइए, उसको सनी लियोन पता होगी, क्योंकि मोबाइल कंपनियां अपना इंटरनेट डाटा बेचने के लिए उसके मोबाइल पर सनी लियोन के फोटोज भेजेगी, अश्लील वीडियो भेजेगी, जिससे उसको सनी लियोन तो पता होगी, लेकिन कोई भी गुलाम कश्मीर नहीं बताएगा। अगले कॉलर। जय हिंद। हरिओम। बोलिए। रोशनलाल ठाकुर हिमाचल से बोल रहा हूँ। हाँ,
मैं सबसे ज्यादा इसको जो है, इस मुद्दे को मैं सबसे ज्यादा मीडिया को मानता हूं। जैसा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हाँ। तो मीडिया, जो बाकी मीडिया कोई कुछ नहीं बोलता है, तो मीडिया का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। और धारा 370 तो है ही, वो उससे भी ठीक होगा, लेकिन मीडिया को भी ज्यादा से ज्यादा मतलब इसके बारे में काम करना चाहिए। धन्यवाद। और इसलिए आप अपने घरों में आने वाले चैनल वालों को फ़ोन करिए, उनके वेबसाइट पर जाइए, उनके सोशल मीडिया के हैंडल पर जाइए, उनको बोलिए कि कब बात करोगे, कब बताओगे गुलाम कश्मीर के बारे में हमको, जिसको हम आज़ाद कराना चाहते हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। आर.के. शर्मा जयपुर से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरा कहना यह है कि जो खरपतवार उग्रवादियों के उगा कर गए थे जवाहरलाल नेहरू, हाँ, उसके बाद में उस वीड्स को, उस खरपतवार को खत्म करने की कोशिश किसी ने नहीं की है। और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि इतने हालात खराब हो गए कि एक जगह हिंदू माइनॉरिटी में था, कश्मीर में, और उस वतन को हमें छोड़ना पड़ा है। आज हम बात बड़ी बड़ी करते हैं कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर जब तक हमारा कहने लायक हम नहीं है, जब तक वहाँ जो हिंदू वहां से धुतकारे गए, उनको निकाला गया, उनकी बेइज्जती की गई, जब तक उनका पुनर्वास नहीं होता है। और इस दिशा में कोई सरकार काम नहीं कर रही है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जो चीजें सामने आ रही है, उसमें केवल ये होता है कि जो हिंदुओं की बात करता है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता है, जब तक इस पर प्रहार नहीं किया जाएगा, जो चाहे सरकार मोदी सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, और इन सरकार को बाध्य करना पड़ेगा आम जनता को। जब तक हम लोग सचेत नहीं होंगे, तब तक इसका समाधान नहीं निकल सकता। क्योंकि आज उग्रवादी वहां पनप रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, और स्थिति इस प्रकार की हो रही है कि अगर देखा जाए कि वहां पर उनका इलाज भी कराया जा रहा है, जैसा आपने बताया, उनको सारी सुविधा दी जा रही। इतनी सुविधा किसी स्टेट को नहीं है जो वहां दी जा रही है, और हम कहते हैं कि साहब कश्मीर हमारा। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। सर मैं भवानी सिंह बोल रहा हूँ जयपुर से। हाँ। और कश्मीर के बारे में ये बताना है मेरे को कि सबसे एक बड़ी गलती करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, 48 के अंदर, जो वो ले गए थे यूएन के अंदर। अगर वो नहीं लेके जाते और उस समय ही फैसला हो जाता, तो ये पूरा कश्मीर अभी हमारे पास होता। और जम्मू कश्मीर जो हमारे पास है, उसकी स्थिति बहुत बढ़िया है। और बाकी जो जगह वहां पर है, पीओके के अंदर है और गिलगिट के अंदर है, वहां शियाओं के साथ मारा जा रहा है उनको, और वहां पर कोई राइट नहीं दिए गए हैं सर। धन्यवाद। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो पाकिस्तान ने हड़प कर रखा है, दबा कर रखा है, अनधिकृत तरीके से जिसको कब्जाए रखा है, उस कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहता है। हमारे कब्जे में हमारा जो कश्मीर है, उसको वो गुलाम कश्मीर कहता है। हमारे एक हिस्से को लेकर उसको आज़ादी का नाम देने की औकात पाकिस्तान की नहीं है, लेकिन हम चुप है तो पाकिस्तान उसको आज़ाद कह रहा है। और उसने वहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज भी किया है। वहाँ पर रहने वाली जो मूल कश्मीरी आबादी थी, वहाँ पर उसने पाकिस्तान के अन्य हिस्से के लोगों को बिठाया है, क्योंकि नैसर्गिक दृष्टिकोण से तो घाटी अच्छी है ही, वहाँ पर कौन नहीं जाना चाहेगा। लेकिन वहाँ पर लोग कभी भी पाकिस्तान के, भारत के साथ कुछ पीढ़ियों के बाद भी जाने का ना सोचे, इसलिए वहाँ पर आबादी का संतुलन उसने चेंज किया हुआ है। जब वहाँ पर बाढ़ आई, भारत सरकार ने मदद की। उस बाढ़ की स्थिति में पाकिस्तान वहां तक उतनी मदद गंभीरता से नहीं कर पा रहा था। आज वहां के लोगों के मन में भारत के साथ आने की जिज्ञासा है, आशा है, आस है, भावना है, प्रेम है, आकांक्षा है, लेकिन उसको इधर से कोई भी हाथ देने के लिए तैयार नहीं है। कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। मैं भागलपुर से बोल रहा हूँ, गौरव। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुलाम कश्मीर है, ये तो नेहरू जी की गलती और है ना, करने का मतलब है कि जब अखंड भारत है, तो अखंड भारत का मतलब होता है पूरा अफगानिस्तान से लेके है ना, ये सुमात्रा तक है, इंडोनेशिया तक। तो ये हमको सुमात्रा तक चाहिए, ना कि सिर्फ गुलाम कश्मीर। धन्यवाद। हम इतने दूर की तो सोचनी ही चाहिए, लेकिन आज भाई हमारे नक्शे में अधिकृत रीत्या जो दिखाया जाता है, उसको हम लेने की बात नहीं करते। तो हम जो सांस्कृतिक हिंदुस्तान था, ईरान से लेके इंडोनेशिया तक, उसको दोबारा उस स्थिति को, नक्शे को बनाने की बात कब कर पाएंगे पता नहीं। ये पीढ़ी तो नहीं कर पाएंगी, दुर्भाग्यवश है, लेकिन ये सच स्वीकारना पड़ेगा और इसके लिए आने वाली पीढ़ी को बनाना होगा। उनके अंदर वो जोश, वो देशभक्ति, वो जज्बा, और उसको दोबारा उस नक्शे को बनाने की भावना को भरना होगा। और वो भावना भरने लायक भी क्षमता
इस पीढ़ी में नहीं है। ये वास्तव, दुखद सत्य और तथ्य है। ना इस देश के मीडिया में वो हिम्मत है कि अगली पीढ़ी को वो सांस्कृतिक पूरा अखंड हिंदुस्तान की बात कन्विंस भी कर पाए, बता भी पाए। उसके लिए प्रेरणा देना तो दूर की बात है, लेकिन फिलहाल हम तुरंत में इस कश्मीर की बात जरूर करें। हम आपको एक फिल्मी शॉट दिखाते हैं। कश्मीर पर कई फिल्में बनती रहती है, उसमें से एक ये देखिए। पंडित जी की रेडियो स्पीच सर। ब्रॉडकास्ट का समय क्या है? 6:30 बजे सर। अभी क्या टाइम हुआ? 6:15। मनीष, जवाहर को फोन लगाओ। हमने कश्मीर में जनमत का वायदा किया है तो होगा, लेकिन अपने बच्चे के जन्म के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ से दाई बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। सरदार पंडित जी से बात करना चाहते हैं फौरन। क्या? रेडियो स्टेशन चले गए? शंकर गाड़ी निकाल। यस सर। तुम फौरन रेडियो स्टेशन जाकर उनको ये वाक्य पढ़ने से रोको कि जनमत का फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में होगा। जाओ सर। कश्मीर में जो संघर्ष हो रहा है वो हमलावरों के खिलाफ कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वहां शांति स्थापित हो जाएगी, कबायली घुसपैठिए जब कश्मीर की धरती से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे, तब वहां यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का हम वायदा करते हैं। ये सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिनको भरोसे में लिए बगैर नेहरू ने अपने अंतर्राष्ट्रीय छवि चमकाने के लिए राजनीतिक गलती की, और उसका खामियाजा आज भी हम भुगत रहे हैं। लेकिन क्या हम किसी एक नेता की गलती को हमेशा के लिए ढोएंगे या उसको कभी बदलेंगे भी? शूरवीर और ताकतवर समाज तो उसको कहा जाता है जो अपने पुरखों के कार्य को आगे बढ़ाता है और उसके गलतियों को खत्म कर देता है। क्या ये हिंदुस्तान का समाज ऐसा कभी बन पाएगा? कल्पना भी की जा सकती है कि नहीं, ये भी सोचना है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोलचाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए, गुलाम कश्मीर को हम कब आजाद करेंगे, पाकिस्तान के कब्जे में जो कश्मीर है उसको हम कब वापस लेंगे, आज का विषय है। कैसे हटाने के लिए कैसे षड्यंत्र रचा और कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर अपने कब्जे में लेने के लिए क्या क्या किया, देखिए। मैं सोने जा रहा हूं। कल सुबह अगर तुम्हें श्रीनगर में भारतीय सैनिक विमानों की आवाज सुनाई ना दे तो मुझे नींद में ही गोली मार देना। ये जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ही थे जो खुद को गोली मारने की बात कह रहे थे। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों महाराजा खुद को गोली मारने की बात कह रहे थे? दरअसल पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। पाकिस्तान किसी भी तरह से महाराजा को कैद करना चाहता था, जबकि महाराजा ने कश्मीर विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं श्रीमान इंदर महेंद्र राज राजेश्वर महाराज धीराज श्री हरि सिंह जी, जम्मू और कश्मीर, नरेश तथा तिब्बत आदि देशाधिपति सार्वभौम सत्ता का इस्तेमाल करते हुए भारत संघ के साथ मैं इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत करता हूँ। इन लफ्जों के साथ ही महाराजा ने भारत में शामिल होने का ऐलान कर दिया, लेकिन भारत की फौज कश्मीर की रक्षा के लिए नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन और अंग्रेज कमांडर कश्मीर में फौज भेजने के पक्ष में नहीं थे। उधर पाकिस्तानी सेना और उसके लड़ाके कश्मीर में आगे बढ़ते जा रहे थे। महाराजा पाकिस्तानी सेना के कब्जे में जाने से अच्छा मरना चाहते थे। जल्द ही पाकिस्तानी सेना मुजफ्फराबाद,
तक पहुंच चुकी थी। महाराजा ने अपने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को लड़ाई के मोर्चे पर भेज दिया। हमलावर फौज हजारों में थी, लेकिन राजेंद्र सिंह का हौसला उन पर भारी पड़ा। हमलावरों को आगे बढ़ने के लिए एक संकरे पुल से गुजरना था। राजेंद्र सिंह ने उस पुल को तोड़ दिया। इससे हमलावर करीब 2 दिन तक यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए। हालांकि हमलावरों का मुकाबला करते हुए राजेंद्र सिंह शहीद हो गए, लेकिन भारत की फौज के आने तक वो उन्हें रोकने में कामयाब रहे। अगर वो ना होते तो, और अगर मतलब उन्होंने ये बलिदान ना दिया होता तो तकरीबन यकीनन कश्मीर जो है हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाना था। हमलावरों ने वहां के बिजली संयंत्र पर कब्जा कर लिया। ऐसे में श्रीनगर पर कब्जा चंद घंटों की कहानी थी, लेकिन यहाँ से आगे बढ़कर हमलावरों ने पूरे 2 दिन तक सिर्फ लूटमार, हत्या और बलात्कार करने में लगा दी। हमलावरों ने न सिर्फ हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों को ही मारा, बल्कि मुसलमानों को भी मारा गया। जो लोरी साथ लाए थे उन्हीं में लूट का माल भरने लगे। पूरा बारामूला तबाह हो गया। हाल ये था कि किसी भी वक्त पाकिस्तान का कब्जा श्रीनगर पर हो सकता था। फिर भी लॉर्ड माउंटबेटन ने सेना को कश्मीर भेजने से मना कर दिया, लेकिन सरदार पटेल इस बात से खुश नहीं थे। माउंटबेटन और उनके अंग्रेजी कमांडर सेना के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी बताकर सेना भेजने से लगातार आनाकानी करते रहे, लेकिन सरदार इससे नाराज हो गए। हवाई जहाज चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे पास पर्याप्त साधन हो या ना हो, लेकिन हमें हर हालत में कश्मीर की रक्षा करनी चाहिए और आपको ये करना होगा, और भारत सरकार इसमें पूरी सहायता करेगी आपकी। ऐसे में माउंटबेटन ने एक शर्त रख दी और कहा शांति होने के बाद वहां जनमत संग्रह कराया जाए, जिसे नेहरू ने स्वीकार कर लिया। अब भारतीय सेना ने कश्मीर में हमलावरों पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही जिन्ना ने देखा पाकिस्तानी फौज हार रही है, तुरंत नेहरू से बातचीत की पेशकश कर दी गई। नेहरू और माउंटबेटन तुरंत लाहौर जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन सरदार किसी भी बातचीत के पक्ष में नहीं थे। वो हर हाल में पूरे कश्मीर को हासिल करना चाहते थे। सरदार ने कहा, हमला पाकिस्तान ने किया है, हम क्यों जिन्ना के पीछे भागे। लेकिन नेहरू जिन्ना की चाल में फंस गए। माउंटबेटन लाहौर चले गए, जहां जिन्ना ने कहा भारत अपनी सेना कश्मीर से हटाए, तभी भारत से बातचीत हो सकती है। पटेल का कहना एकदम सही साबित हो गया। माउंटबेटन ने यथास्थिति बनाने को कहा। ऐसे में जितना कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में था वो उसके कब्जे में रहा, जितना भारत के कब्जे में था वो भारत के कब्जे में रहा। इससे कश्मीर का मुद्दा आज तक गले की फांस बना रहा। ऐसे में हमें हर हाल में इसे खत्म करना है और अखंड भारत के निर्माण की ओर कदम बढ़ाना है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। बोलिए। हाँ, विच्छिन्नतावादी चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि अच्छे नेटवर्क में आके कॉल करे, क्योंकि उससे बाकी लोगों का भी समय खराब होता है। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलो क्या? बोलिए। हाँ, शिरडी से बात कर रहा हूँ, सुनील वैजापुरकर। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ, शिरडी से बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र शिरडी। क्या कहना है, बोलिए। ये जो कश्मीर का हेलो। चलिए, धन्यवाद। हम कॉलर को कहेंगे कि कॉल जब कनेक्ट हो तो लगातार अपनी बात को कहे। अपने टीवी पर अपना आवाज सुनने के चक्कर में आप बोल नहीं पाएंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। आप बात कराइए। क्या कहना है आपको? तो कहेंगे तो तभी बात। चलिए, हम आपको कारण दिखाते हैं। आपके स्क्रीन पर कारण। चलिए, तकनीकी कारणों से हम आपको इस वक्त कारण नहीं दिखा पा रहे हैं। हम आपके सामने वो कश्मीर का नक्शा दिखा रहे हैं, जिस कश्मीर को हम
हम ये कहते हैं कि कुछ भी होने देंगे, लेकिन कश्मीर को 1 इंच भी भूमि हम नहीं देंगे। लेकिन उस कश्मीर के बारे में ना आज किताबों में सच पढ़ाया जाता है, ना नेताओं के भाषणों में बताया जाता है। अब कश्मीर के विषय में, गुलाम कश्मीर को लेकर सोशल मीडिया में भी कोई पोस्ट नहीं दिखाई देती। ऐसे सारे चीजों को क्यों ऐसा हो रहा है, कारण में देखते हैं। कश्मीर और देश में बढ़ता आतंकवाद। पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी विदेशी नीति में आतंकवाद को हथियार के रूप में शामिल किया है, उससे न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे पड़ोसी देश भी आतंकवाद के साए में जी रहे हैं। गुलाम कश्मीर आज आतंकवादियों की जन्मस्थली बन गया है। आए दिन कश्मीर में आतंकी हमले होते रहते हैं। भारत की साख पर बट्टा। आज हमारे पास दुनिया की तीसरी बड़ी फौज है। हम एशिया की महाशक्ति बनने की ओर कदम रख रहे हैं, मगर कश्मीर के मुद्दे को हम अब तक नहीं सुलझा पाए हैं। इससे दुनिया में भारत की छवि खराब हो रही है। ब्रिटिश अपने हित साधने में लगा हुआ है। कश्मीर मुद्दा अंग्रेजों की देन रहा। वो हमेशा एशिया में कश्मीर मुद्दे को उलझाकर अपने हित साधने में लगा रहा। आज भी कश्मीर मुद्दे को लेकर कई अलगाववादी ब्रिटेन में जुलूस निकालते रहे हैं। ब्रिटिश सरकार भी ऐसे तत्वों को शह देती आई है। अब हमें ऐसे देशों को भी जवाब देना होगा। वैसे इसकी शुरुआत हो चुकी है। गुलाम कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान ने गुलाम कश्मीर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं। वह पाकिस्तान आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता है। ये आतंकी भारत में आकर निर्दोष लोगों को मारते हैं। कई भारतीय भी इनका साथ देते हैं। पाकिस्तान चीन को गुलाम कश्मीर खैरात में देता। गुलाम कश्मीर को पाकिस्तान चीन को बांट रहा है। चीन गुलाम कश्मीर में अपनी सेना तैनात कर रहा है। बिना भारत की राय लिए चीन वहां कई तरह के पुल और सड़कों का निर्माण कर रहा है। ऐसे में अगर भारत चीन का युद्ध हो जाता है तो चीन आसानी से भारत को परेशानी में डाल सकता है। गुलाम कश्मीर में बढ़ते पाकिस्तान के अत्याचार। गुलाम कश्मीरियों पर आज ऐसे अत्याचार हो रहे हैं जैसे कत्लेआम पाकिस्तान ने बांग्लादेशियों पर किया था। आज गुलाम कश्मीर के निवासी पाकिस्तान सेना के अत्याचारों से परेशान होकर कश्मीर की ओर बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से गुलाम कश्मीर में पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है, वहां की सांस्कृतिक पहचान को मिटा रहा है। आपको पता है, जब ये गुलाम कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा करने का प्रयास किया, तब यहां पर एक अनुमान के अनुसार 20,000 से ज्यादा मंदिर थे। अब यहां पर 200 मंदिर भी नहीं है। केवल 200 में कह रहा हूं। 20,000 की संख्या 200 से जब कम होती है, ऐसे में आप वहां की जो आबादी है, उस आबादी के कितनी आजादी की बात कर सकते हैं, यह समझ सकते हैं। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। मनीष व्यास बोल रहा हूँ, मंदसौर जिले से। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले 60 से 70 वर्षों में जिस POK पाक ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, जो हिंदुस्तान का हिस्सा है, जहाँ पे जिसको हम यूनेस्को में ले गए नेहरू जी के माध्यम से, जहाँ से हम ये चाहते थे संयुक्त राष्ट्र संघ में कि हम इसको वापस ले, या वहाँ पे एक ऐसा माहौल बनाए जिसके लिए जनमत संग्रह हो। लेकिन आज तक इस विषय पे कभी भी इस हमारे देश की सरकार कहीं भी किसी भी स्टैंड पे इस चीज को नहीं रख पाई। हर बार बात होती है तो भारत का जो कश्मीर है उसकी बात होती है, लेकिन हम अपने ताज की बात नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? बिल्कुल यही हम पूछ रहे हैं, और इसी बात को हिंदुस्तान में दोबारा इसका ट्रेंड लाने के लिए, लोगों के मन में इस बात को भरने के लिए, लोगों को इस कश्मीर की मांग को उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए आज का कार्यक्रम है। और मोदी सरकार के 1 साल होने के तमाम जश्न और कार्यक्रम जब हो रहे, तो हमने तय किया कि इस कार्यक्रम को हम चलाएंगे और मोदी जी को कहेंगे कि अब का, इस साल के बाद का आपका एजेंडा होना चाहिए, ये कश्मीर को हम वापस लेंगे। क्योंकि हमें 2 रुपए महंगा डीजल चलेगा, 4 रुपए महंगा पेट्रोल चलेगा, लेकिन हम हमारे 1 सेंटीमीटर भूमि को भी इस देश से अलग नहीं होने देंगे। ये जज्बा हिंदुस्तानियों के अंदर भरने की आवश्यकता है, जो भरने में इस देश का राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, मीडिया और साहित्य भी फेल हुआ है, नापास हुआ है, वो ये बात नहीं कर पाया है। और इसलिए इस देश के तमाम सारी संस्थाओं को
बुद्धिजीवियों को, पुस्तक लेखकों को, विभिन्न प्रकार की कविता लिखने वालों को भी मैं आह्वान करता हूं आज की इस बिंदास से कि आज के बाद गुलाम कश्मीर पर अपनी रचना को जरूर कहे। कवि है तो कविता से, लेखक है तो पुस्तकों से, और साहित्यिक है तो साहित्य के द्वारा भी इस आवाज को उठाए। हमारे देश के जो धार्मिक क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में तीर्थाटन करने जाते हैं, वो गुलाम पाकिस्तान में जो धार्मिक स्थान है वहां पर दर्शन करने के लिए जाए। उसके लिए वो सारी प्रोसीजर को पूरा करे, जो भी चीजें करनी पड़ती है, लेकिन जाए, हम शुरुआत करें, ट्रेंड बनाएं। हम इस देश के पत्रकार हमारे चैनल के कार्यक्रमों में आजादी के दिन या जो भी ऐसा मौका आता है उन दिनों में ये बात करनी चाहिए। जब पाकिस्तान के साथ हमारी बातचीत शुरू होती है या होने की दिशा में होती है तो हम क्रिकेट की खबरें तो बहुत चलाते हैं, लेकिन हम इस कश्मीर के ऊपर के बातचीत की बात नहीं चलाते। जब भी पाकिस्तान का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत के किसी बड़े नेता या प्रधानमंत्री को मिलता है तो हम जब एजेंडा सेट करते हैं चैनलों पर, तब हम ये क्यों नहीं कहते कि बातचीत शुरू होनी चाहिए गुलाम कश्मीर से। दुर्भाग्य है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन प्रयास ये रहेगा कि ऐसा जरूर होगा। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद। मैं बोल रहा हूँ मंडला जिले से, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक गलती तो नेहरू ने की थी, दूसरी इंदिरा जी ने की थी। जब 99,000 सैनिक पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरेंडर किए थे, उस समय एक दस्तखत करा लेना था कि आइंदा दोबारा कश्मीर के मामले में पाकिस्तान नहीं बोलेगा, पर ये गलती इंदिरा ने की। अब दूसरी गलती मैं इनकी कह रहा हूँ, मोदी जी की, कि अंदर जो गद्दार हैं देश के, कुछ कांग्रेसी हैं, कुछ और भी जो गद्दार हैं, जयचंद हैं, कुछ ऐसे हैं, इनसे पहले निपटा जाए, फिर इसके बाद कश्मीर तो अपने हाथ में है ही। बिल्कुल, धन्यवाद। हम इंदिरा जी की जो बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को हराया, ये इंदिरा जी का तो श्रेय था, वो उनको देना पड़ेगा, लेकिन हमारा राजनीतिक नेतृत्व, हमारे डिप्लोमेटिक जो भी संस्थाएं हैं, व्यक्ति है, वो सब टेबल पर हार जाते हैं। हमारे देश के सैनिक सीमा पर तो हिंदुस्तान को जीत और विजय दिलाते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ टेबल पर हार जाते हैं। क्यों नहीं, क्यों हारते पता नहीं, लेकिन यह सत्य है कि हमने पाकिस्तान के साथ टेबल पर जब भी बात करने का प्रयास किया, हम नुकसान में रहे, क्योंकि बेईमान के साथ कभी भी ईमानदारी से बात नहीं हो सकती, या ईमानदारी से बात होती भी है तो वो ईमानदारी के साथ लागू नहीं हो सकती। इसलिए टेबल पर बात और पीठ में छुरा खोपने की पाकिस्तान की जो नीयत है, जो चरित्र है, जो उसका इतिहास है, उसको हम भूल जाते हैं। और हर आने वाला नया प्रधानमंत्री, नई सरकार पाकिस्तान को नए सिरे से आजमा के देखता है। वास्तविक तो सत्य यह है कि पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जिसको आप पाइप में लगा कर रखिए, चाहे तो आप उसको बांध के रखिए या मक्खन लगाइए, वो कभी भी सीधी नहीं होगी। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सूरज जी, बोलिए। सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने एक राष्ट्रीय चैनल चलाया जो हमारा पर्सनल, हमारे देश का कह सकते हैं जिसको। दूसरा सर जी, मेरा यह कहना है कि इस कश्मीर पे एक परिवार के पीछे हम कितने लोगों की ओर बलि देंगे, कितने हमारे नागरिकों को हम शहीद करेंगे और कितने हमारे सैनिकों की जान लेंगे। एक परिवार की गलती से हम पिछले 68 साल से भुगत रहे हैं, और इस परिवार का उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान के साथ ही है। बिल्कुल, हालांकि कहना नहीं चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन हर मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, और उसके बाद भी आज तक ये वही करते आ रहे हैं जो प्रथम प्रधानमंत्री ने किया था, उसके बाद सारे प्रधानमंत्री वही करते चले जा रहे हैं। आखिर हम गुलाम कश्मीर पर छोड़ो, वो अपना कश्मीर ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। आज हम हमारे कश्मीर में हमारी यात्रा तक नहीं कर पाते, उस पर भी भारतवासी भारत छोड़ो ये हमारे साथ हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ी अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। जो हमारा अपना कश्मीर है वो भी हमारा अपना है, लेकिन जो आज हम हमारी सरकार का राज चलता है ऐसा कहते हैं, वहां पर वैष्णव देवी के मंदिर में दर्शन जाने के लिए अगर कोई गाड़ी भारत के दूसरे हिस्से से कश्मीर में घुसती है, जम्मू कश्मीर में, तो 2000 रुपये 4 दिन के लिए उससे टैक्स अलग से लिया जाता है। क्या ये वो जजिया कर नहीं है जो अकबर के और मुगल बादशाहों के जमाने में हिंदुओं पर लगाया जाता था? जिस प्रकार से अन्याय अमरनाथ यात्रा के दौरान किए जाते हैं उसको कम करने के लिए लेकर बोले जाते हैं, या वहां पर जो खाने पीने का सामान लेकर कोई लेके तो जा सकता है, उसको वापस नहीं लेके आ सकता क्योंकि उसको वहां पर बांटने का कंपल्शन किया जाता है। हमारे धार्मिक भावनाओं की आजादी यहां पर भी नहीं है, वहां पर होना तो दूर की बात है। परिणाम देखते हैं।
गुलाम कश्मीर में नरसंहार होने लगेगा। वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब गुलाम कश्मीर में बांग्लादेश जैसे नरसंहार होने वाला है। ऐसे में भारत सरकार को पहले ही वहां की स्थिति पर काबू करने के बारे में सोचना होगा। आतंकी अड्डा बन जाएगा गुलाम कश्मीर। वैसे तो कई सालों से गुलाम कश्मीर में आतंकी अड्डे चल रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में वहां आईएस और अलकायदा के आतंकी भी ट्रेनिंग लेते नजर आए हैं। ऐसे में जरूरी है भारत सरकार तुरंत इन आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को खत्म करे, जिससे भारत में आईएस को पैर जमाने से रोका जा सके। सेना के जवानों के सिर काटे जाते रहेंगे। जैसे ही आतंकी सरगना हाफिज सईद गुलाम कश्मीर की ओर रुख करता है, वैसे ही भारतीय सीमा पर आतंकी हमले शुरू हो जाते हैं। सेना पर घात लगाकर हमले किए जाते हैं। इसी आतंकी के कहने पर हमारी सेना के जवानों के शव काट दिए जाते हैं। ब्रिटिश दखल बना रहेगा। ब्रिटिश तो हमेशा अपना दखल पाकिस्तान जैसे आतंकी संगठन देशों में बनाए रखना चाहता है। वो पाकिस्तान जैसे देशों को अभी भी अपना उपनिवेश मानते हैं। इसी वजह से वो पाकिस्तान पर आतंकी हमलों को रोकने के लिए कोई दबाव नहीं बनाते। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत ही नहीं, दुनिया में आतंकवाद की पौध पैदा करने में सबसे आगे है। कश्मीर की अपनी पहचान खत्म हो सकती है। पाकिस्तान कश्मीर की पहचान को ही खत्म करना चाहता है। पहले ही गुलाम कश्मीर से सारे हिंदुओं और सिखों को भगा दिया गया है। वहाँ के सभी हिंदू स्थलों को तोड़ दिया गया है। ऐसे में जरूरत है गुलाम कश्मीर को वापस लेकर हिंदुओं को उनके घर पहुँचाया जाए। वीडियो कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद जी। जय हिंद सुरेश जी, बोलिए। मैं नितिन बोल रहा हूँ दुबई से। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, लेकिन इस पर सरकार बहुत कुछ इतना अभी इस परिस्थिति में नहीं कर सकती, और उसको करने के लिए सरकार को बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन करंट पोजीशन में ये सब मुद्दों से क्या हो रहा है कि हिंदू निराश होने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी कुछ कर नहीं पा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इससे क्या हो रहा है कि हिंदू विभाजित हो रहा है और उसका बीजेपी का बेस वोट बैंक चला जा रहा है। उसकी राजनीति के हिसाब से भी कुछ नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर आप पेपर पढ़ो तो गिलानी टाइम्स ऑफ इंडिया में गिलानी आज भी वहाँ पे पाक प्रो पाक वहाँ पे नारे लगाए गए और झंडे लहराए गए। बिल्कुल उसके खिलाफ बिल्कुल धन्यवाद। बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। हम तो उसको गिलानी केवल नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि ये ऐसे साफ है जो दूध तो भारत का पीते हैं और भारत को ही डंक मारने का प्रयास करते हैं, बल्कि मारते हैं। और दुर्भाग्य से उसके डंक मारने को देश का मीडिया लोकतांत्रिक अधिकार और आज़ादी कहता है और उसको ये छूट देता है। उसके लहराए हुए पाकिस्तानी झंडे को दिखाकर आखिर हम उनको प्रेरित और उत्साहित क्यों करते हैं? जो बात पासपोर्ट के बहाने भी इस हफ्ते भर में चल रही है कि गिलानी को अपने परिवार के सदस्यों को मिलने के लिए बाहर जाना है तो पासपोर्ट चाहिए। मुंह में पाकिस्तान है, दिल में पाकिस्तान है और पासपोर्ट में हिंदुस्तान चाहिए। ऐसे देशद्रोहियों को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और भारत में जितनी आज़ादी हम ऐसे लोकतंत्र के नाम पर, मानवीय मूल्यों आधारों के नाम पर देते हैं, वहां पर भारत का नारा मन में भी अगर किसी के आता है तो उसको सर को कलम कर देता है पाकिस्तान, और इसलिए उसने उसको दबा के रखने में कामयाबी हासिल की है। हम उसका समर्थन नहीं कर सकते इस कृत्य का, ना हम चाहेंगे कि ऐसा कृत्य हो, लेकिन हिंदुस्तान में जो साफ है उनके फन को कुचलने की हिम्मत और शक्ति तो हमारे में होनी चाहिए। और शक्ति तो है ही, बस साहस होना चाहिए। वो हम नहीं कर पा रहे, ये वास्तव है। और इस कारण होने वाला नुकसान किसी का भी हो, वो उसके लिए पात्र है, क्योंकि उसके गलती से नुकसान हो रहा है। अगले कॉलर। जय हिंद। हेलो, बोलिए। अब मैं आज पहली बार आपका टीवी चैनल देख रहा हूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपको आपने इतना अच्छा चैनल शुरू किया। बट मुझे कुछ इसमें आपत्ति है कि जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, कि जैसे आपने यूज किया है कि कुत्ते की दुम चाहे कितने भी दिन से टेढ़ी उसमें रखो पाइप में। आप एक नेशनल चैनल चला रहे हो, उस पर इस तरह की लैंग्वेज यूज करना आई थिंक नॉट गुड। चलिए धन्यवाद। ये जो शालीनता की भाषा से जो खोया है उसको भी जरा याद करिए। यहाँ गुस्सा आएगा और वो बाहर निकलेगा।
और हम यहाँ पर अपनी शालीनता और चैनल की इमेज बनाने के लिए नहीं, हिंदुस्तान को बचाने के लिए खड़े होते हैं। और इसलिए जिस भी भाषा की उपयोग करने की जरूरत पड़ेगी वो जरूर करेंगे। और लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते हैं, मीठे बातों से तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। और बड़े प्यार से गिलानी साहब कहने वाले को गिलानी क्या दे रहा है, क्या हिंदुस्तान का नुकसान कर रहा है, ये हम देख नहीं रहे। हमारे यहाँ पर चैनलों पर शालीनता के नाम पर जो गुणगान किया जाता है और इमेज को बढ़ाया जाता है, दाऊद को भी साहब कहा जाता है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर देश के साथ गद्दारी करने वाले को गद्दार कहना है वो भी हम कहेंगे, उसको सांप कुत्ता कहना है तो वो भी कहेंगे, और हरामखोर कहने की नौबत आती है तो वो भी कहेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूँ हैदराबाद से। सर, हमारे को ये जो पाकिस्तान से ज्यादा तो खतरा जो अपने ही देश में जो कुछ है उन लोगों से ज्यादा खतरा है, पाकिस्तानियों से तो कम है। हमारे देश में जो छुपे हुए आतंकवादी है जो नाम के खाते हिंदुस्तान का और गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, वो लोगों से ज्यादा खतरा है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। ये जो कश्मीर है, उस कश्मीर में तो गुलाम कश्मीर है, हम ये बात कर रहे हैं, दिख रहा है, इस पर विषय हो रहा है, वो एक सीमा के अंदर है, घुसपैठ कितना भी कर रहा है। लेकिन जैसे हमारे कश्मीर के अंदर एक पाकिस्तान घुस गया है, वैसे हिंदुस्तान के इस पूरे नक्शे में, जो हिंदुस्तान का पूरा नक्शा है, उस पूरे नक्शे में कई जगह पर मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं। इसको कोई असंवैधानिक लैंग्वेज भी कह ले, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो ऐसे मिनी पाकिस्तान हिंदुस्तान में है जो खाते तो हिंदुस्तान का है लेकिन गुणगान पाकिस्तान का गाते हैं, उनकी मैच जीतने पर फटाके फोड़ते हैं और भारत के खिलाफ आतंक फैलाने वालों के साइलेंट सेल बनते हैं। छोटे छोटे आज लोकेशन है, महाराष्ट्र में श्रीरामपुर जैसा जगह हो, भिवंडी मालेगांव तो छोड़िए, श्रीरामपुर जैसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में मेरठ तो छोड़िए, नोएडा के आसपास के जगह पर भी ये चीजें बन रही है, मसूरी है, जिसको ये स्वरूप प्राप्त हुआ है। हम उस पाकिस्तान का भी इलाज कब करेंगे ये भी हमको सोचना है, और उस भूमि की मुक्ति भी कब करेंगे ये भी सोचना है। उपाय देखते हैं। गुलाम कश्मीर से सेना को तुरंत दखल के लिए बोला जाए। कई बार हमारी सेना गुलाम कश्मीर को अपने कब्जे में लेने के करीब पहुंच गई है, मगर हमारे राजनेताओं ने सेना को अपने पैर वापस खींचने पर मजबूर कर दिया है। गुलाम कश्मीर के आतंकी अड्डों पर तुरंत बमबारी की जाए, वायुसेना को आतंकी अड्डों को निशाना बनाने की परमिशन दी जाए। सेना के पास इन आतंकी अड्डों की हर लोकेशन की जानकारी है, ऐसे में जितनी जल्दी हो सके इन्हें नेस्तो नाबूद कर दिया जाए। आतंकवादियों को आतंक की तरह ही जवाब दिया जाए, जैसे पाकिस्तान पैसे देकर आतंकवादियों को भारत भेज रहा है, वैसे ही भारत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं सेना ही दे। हिंदुस्तानी गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए संघर्ष करें। वैसे तो हमारे कुछ राष्ट्रवादी लोग गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब हर हिंदुस्तानी को आगे आकर इस मुहिम में शामिल होना होगा। मजबूत सरकार गुलाम कश्मीर को वापस लेने के लिए कदम उठाए। आज केंद्र में एक मजबूत सरकार है। इस सरकार ने वैसे भी भारत की सीमाओं पर बढ़ते अतिक्रमण से निपटने का वादा किया था। ऐसे में सरकार को अपने वादों के बारे में सोचना चाहिए। ये मुद्दा हमने आपके सामने उठाने का उद्देश्य यही था कि जिस कश्मीर को हम भूल गए हैं, जो हमको याद नहीं आता है, जो हमारे ना विचार में है, सपने में है, ना हमारे लिस्ट में है, ना एजेंडे में है, ना सोशल मीडिया में है, ना पुस्तकों में है, ना पत्रों में है, ना पेपरों में है, कहीं पर भी है, उसको दोबारा हिंदुस्तान के दिल में स्थापित करना, कम से कम हमारे दिल में उसको आज़ाद करना है, और उसके बाद उस आज़ादी को भी प्राप्त करना है जो जरूरत पड़े तो सैनिक की कार्रवाई के साथ भी हो सकती है। आज का मुद्दा आपके सामने उठाने का उद्देश्य यही था कि इस मुद्दे पर बात हो, देश इस विषय पर चर्चा करे, और देश आगे आने वाले दिनों में इस विषय पर कुछ ना कुछ हलचल जरूर करेगा। इसी विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम में यही पर रुकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।